दोस्तों नमस्कार। 301 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 300 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो समानुपातिक होता है लगाए गए बल के। ये होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। कोई वस्तु है, मान लो वो u वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से वो चल रहा है, अगर उस पर बल लगे t समय तक, तो क्या होगा? उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेग में परिवर्तन आ जाएगा। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। अगर वेग में परिवर्तन आ जाएगा बल लगाने से, तो संवेग में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो जो संवेग में परिवर्तन का दर है वो समानुपाती होता है लगाए गए बल के, और जो बल की दिशा वही संवेग में परिवर्तन की दिशा। तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप बोलेंगे मैंने तो ये वाला पढ़ा हुआ है, आप भी यही वाला पढ़ाए हुए हैं। सही है, इसी से ये निकल करके आता है। इसी वाले कंडीशन से ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है F = ma, ये निकल करके आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है गति के परिवर्तन, ये बोर्ड वालों की गलती है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। तो गति नहीं होगा, यहाँ पर संवेग होगा। संवेग के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गति को हटा दो, संवेग लिखो यहाँ पे। 302 डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। देखो, एक तो आप ये ध्यान में रखो कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। आप देखते होंगे कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसे मिलते होंगे जिसमें हाइड्रोजन आपको बीच में मिलता होगा। मतलब ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन आपको यहाँ बीच में मिलता होगा। वो इसीलिए क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल यहाँ जो भी बनाया है वो ये मानता है कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। तो ये आप कमी ध्यान में रखो आधुनिक आवर्त सारणी की, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की भी ये कमी है। लेकिन कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि बताइए समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन से हैं, तब हाइड्रोजन को टिक मार देना। तो आप ये भी ध्यान रखो कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और S ब्लॉक में रखा गया है, और ये भी ध्यान रखो कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। कुछ का मानना है, कुछ ऑथर का मानना है कि फिक्स नहीं है, कुछ का मानना है कि हम इसे समूह 1 में S ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। तो आप ये दोनों चीज ध्यान में रखना। जिस तरह से सवाल आए उस तरह से आप आंसर को टिक करना। मैं कभी भी बताता हूं आपको ग्रुप नंबर 1 के तत्व, तो मैं हाइड्रोजन को छोड़ करके बताता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन अगर सवाल आ जाए इस तरह से कि बताइए समूह 1 में कौन एकमात्र अधातु है, तो ये सारे के सारे धातु है, एकमात्र अधातु हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से सवाल आए उस तरह से आपको टिक मारना है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इससे रुकने में कितना समय लगेगा? मंदक बल लगाने का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए। जैसे अगर वस्तु इस डायरेक्शन में चल रही है तो मंदक बल इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, तभी तो वस्तु रुकेगी, वरना क्या होगा? स्पीड में और बढ़ोतरी होगी। तो हमें सवाल में ये दे रखा है, मास दे रखा है 30 किलोग्राम, हमें u0 दे रखा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आरंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है, तो u0 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। v हमारा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सारे के सारे SI मात्रक में, इसलिए मैं यूनिट यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। बल हमें दे रखा है 60 न्यूटन। हम गति का पहला वाला नियम यहां पर लगा सकते हैं, v = u + at। v का मान 20, u का मान 0, a का मान हमें नहीं दे रखा है, लेकिन a का मान हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं a = F/m, और हमें t चाहिए, तो यहां से 20 हो जाएगा, f का मान 60 हो जाएगा, m का मान 30 हो जाएगा, और ये टाइम, यहां से जो हमारा टाइम है वो निकल करके आएगा 10 सेकेंड। तो b हमारा राइट आंसर। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। ध्वनि की क्या बढ़ती है ये सवाल में यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहां भी सवाल में कुछ छूट रहा है, और ये छूट रहा है। ये हमसे सवाल ये पूछा गया कि रेडियो द्वारा उत्पादित जो ध्वनि है उसकी प्रबलता डैश से बढ़ती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि प्रबलता बढ़ती है आयाम बढ़ने से। आयाम बढ़ाओगे प्रबलता ध्वनि की बढ़ जाती है। अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो पिच बढ़ जाएगी। पिच बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आवाज पतली हो जाएगी, अगर पिच कम है तो आवाज मोटी हो जाएगी। डैश एक एक्टिनाइड नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन है जो एक एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड नहीं है का मतलब क्या हुआ? ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है इसका तत्व नहीं है। सवाल का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक, इसमें का वो तत्व नहीं है। तो थोडियम देखो आपको मिल जाएगा एक्टिनॉइड सीरीज में, नोबेलियम भी आपको मिल जाएगा यहाँ 102 में, टर्बियम ये होता है टर्बियम, और ये फार्मिक नहीं होगा, ये होगा फर्मियम। तो फर्मियम भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, टर्बियम आपको नहीं मिलेगा। टर्बियम मिलेगा आपको लैंथेनाइड सीरीज में, और ये है यहाँ पे, सॉरी माफ करना, ये 65 पे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें ध्यान में रखो आप। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि जो लैंथेनाइड सीरीज है इसमें जो तत्व आते हैं वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के तत्व होते हैं। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर 90 से लेकर के 103 तक के तत्व आते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज
ये दोनों ही आते हैं एफ ब्लॉक में। ये एफ ब्लॉक के सारे तत्व कहलाएंगे। एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व है, 14 है लेंथेनाइड में, 14 है एक्टिनाइड में। तीसरी बात, लेंथेनाइड सीरीज आवर्त संख्या 6 में आते हैं, एक्टिनाइड सीरीज आवर्त संख्या 7 में। चौथी बात, ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये आएंगे समूह 3 में। सारे के सारे तत्व समूह 3 में आएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से हमसे कार्य पूछा है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। पावर हमें 20 किलो वाट दे रखा है, तो लो मैंने इसको वाट में चेंज कर दिया। टाइम हमें 10 सेकंड दे रखा है। हमारा ये आंसर जूल में आएगा, लेकिन हमें चाहिए किलो जूल में। तो हम क्या करेंगे, देख लो सब में किलो 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 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1000 से भाग लगा देंगे, तो ये 1000 से 1000 ये फिर खत्म हो जाएगा। तो 200 किलो जूल हमारा राइट आंसर होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि एक समूह के अंदर जितने तत्व आते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो समूह 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। जो आपका परमाणु संख्या 20 रखा है वो है कैल्शियम का, तो बेरिलियम हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा सी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है पैरेन्काइमा में। बी हमारा राइट आंसर। कोशिका भित्ति पतली होती है पैरेन्काइमा में, इसीलिए कोशिकाओं के बीच जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो अधिक होता है। इससे थोड़ी सी मोटी होती है कोशिका भित्ति कोलोनकाइमा में, और ये पैक्टिन के कारण ऐसा होता है कि कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी हो जाती है। और सबसे अधिक कोशिका भित्ति मोटी होती है स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, ये लिग्निन के कारण यहाँ पे होता है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसके कारण कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो नहीं होता है। डैश में उभयलिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प बोलने का मतलब इस पुष्प के पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होंगे, और जो एक लिंगी होते हैं उनके पास या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उभयलिंगी में हिबिस्कस, सरसों, गुलाब, लिली, गुलमोहर, सूर्यमुखी, ट्यूलिप। एक लिंगी में पपीता, तरबूज, खीरा, गेहूं, मक्का, नारियल, कद्दू, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। हमसे उभयलिंगी पूछा है, तो उभयलिंगी में हिबिस्कस भी है, गुलमोहर भी है, सरसों भी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ही होगा, लेकिन बोर्ड वाले ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, क्या सोचकर पता नहीं। तो आप इन सारे को भूल जाओ और इसको ध्यान में रखो कि एक लिंगी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और उभयलिंगी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रो इज इक्वल टू एल बाई ए। किसी तार का जो या फिर किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप लेंथ बढ़ा दोगे, तार की लंबाई बढ़ा दो, चालक की लंबाई बढ़ा दो, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तार की अगर आप मोटाई बढ़ा दो, प्रतिरोध घट जाएगा। अगर हम रो बढ़ा दें तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये जो रो है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर, एक तो टेम्परेचर पर, दूसरा पदार्थ पर कि कौन सा पदार्थ है। अगर आप एक ऐसा पदार्थ ले लो जिसका प्रतिरोधकता अधिक है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर ध्यान में रखना कि कंडक्टर के केस में, चालक के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये रो बढ़ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये है प्रतिरोधकता और ये है प्रतिरोध, ये है रेजिस्टिविटी और ये है रेजिस्टेंस। दबाव हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ये हो जाएगा क्यूबॉइडल। देखो कई तरह की कोशिकाएं होती हैं शेप के आधार पर, क्यूबॉइडल, स्क्वायरमोस, कॉल्यूमिनर, शेप के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो इस टिश्यू के अंदर, किडनी के अंदर क्यूबॉइडल होता है। किडनी आप जानते हो, जो किडनी है ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है और हमारे यूरिन में यूरिया होता है, यानी हम लोग यूरियोटैलिक हैं। किडनी से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो आप ध्यान में रखो। हैनली का लूप, लूप्स ऑफ हैनली और बोमन्स कैप्सूल। कभी पूछे आपसे कि बोमन्स कैप्सूल ये किससे संबंधित है या फिर लूप ऑफ हैनली किससे संबंधित है, आपका आंसर क्या होगा? किडनी या फिर उत्सर्जन तंत्र। कभी पूछे कि उत्सर्जन तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है या फिर किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन है, तो आंसर आपका क्या होगा? नेफ्रॉन। तो ये सारी बातें हैं जो कुछ आपको ध्यान में रखनी है किडनी से संबंधित। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपातिक होती है। ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि जो लगाया गया बल है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो समानुपाती होती है लगाए गए बल के। यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो लागू बल हमारा राइट आंसर।
यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? अगर किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण के कारण रुक जाती है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल और गुने में समय। आवेग को इंपल्स बोलते हैं इंग्लिश में। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। यौन संक्रमित बीमारी बोले तो ऐसी बीमारी जो शारीरिक संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारा आंसर यहां पर कैंडिडाइसिस हो जाएगा। कैंडिडाइसिस होता है, कैंडिडाइसिस। यहां देख लो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो यहां मैंने इसको दो पार्ट में बांटे हैं। एक वो बीमारियां जिसका पूरा इलाज संभव है, यानी व्यक्ति ठीक हो जाएगा अगर ये बीमारी होती है तो, और एक वो जिसका इलाज पूर्ण इलाज नहीं है। एक बार इसका वायरस बॉडी के अंदर पहुंच गया तो वो वायरस कभी खत्म नहीं होगा। उसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में कंप्लीटली क्यूरेबल है, यानी कि पूर्ण इलाज है, व्यक्ति की बॉडी से यह बीमारी खत्म हो सकती है। इनमें है गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज, सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोन के कारण, जेनेटल वॉट्स जो भी आपने देखा था मस्त से लिखा हुआ था हिंदी में, ये यही है वायरल डिजीज। और जिसका पूर्ण इलाज नहीं है उनमें है एड्स वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज, जेनेटल हर्पीज वायरल डिजीज। तो ये सारे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो निहित ऊर्जा ऊंचाई पर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का मान 50, g का मान 10 लेना है, h का मान 6 है, तो 3000 जूल। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि ये अपवर्तन के कारण, माफ करना परावर्तन के कारण, ये परावर्तन के कारण सुनाई देती है। टकरा करके आवाज आती है तब जाकर के हमें इको सुनाई देती है। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम, फैट्स को तोड़ने वाले एंजाइम, तीनों ही एंजाइम मिलते हैं। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन होता है। ये हमारा राइट आंसर। जो एमाइलेज होगा ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, जो लाइपेज होगा ये फैट्स को तोड़ेगा। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम है। पेप्सिन ध्यान में रखना, ये हमारे आमाशय के अंदर प्रोटीन को तोड़ता है। ये आमाशय के अंदर प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में HCl की आवश्यकता होती है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर आप v को डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 गुनी है यहां पर, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। ऑक्सीजन का अणु यानी कि O2, इसमें देखो डबल बॉन्ड होता है। तो एक दोहरा सहसंयोजक, सहसंयोजक बोलने का मतलब कि जो बॉन्ड बना है, बंधन बना है, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, साझा से बना है। तो डी हमारा राइट आंसर। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तीसरा आपको कहां मिलेगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको मिलेगा N2 में। ये जो N2 है इसमें नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। एकल किसमें हो जाएगा? हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन के बीच। आप मीथेन भी देख सकते हो, मीथेन के अंदर भी आपको केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझा से ये बंध बना है। हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व डैश है। लेंथेनाइड श्रृंखला के अंदर तत्व आते हैं 58 से लेकर के 71 तक के। ये जो 58 है ये है सीरियम। तो सीरियम हमारा राइट आंसर। लेंथेनम आपको मिलेगा डी ब्लॉक में 57, एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है, और सीरियम का भी ध्यान में रखो आप। थोडियम आपने देखा था एटॉमिक नंबर 90, एक्टोनाइड सीरीज के अंदर जो 90 है वो एक्टोनाइड सीरीज के अंदर है थोडियम का। फेनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर डैश घोल हो जाता है। जो फेनोफ्थलीन है ये पीएच इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक संश्लेषित पीएच इंडिकेटर है। सिरके में होता है अम्ल, कौन सा? एथेनोइक अम्ल। तो जब सिरके के घोल में डाला जाएगा तो क्या होगा? देखो जो फेनोफ्थलीन है या तो ये कलरलेस होगा या फिर ये पिंक कलर देगा। कलरलेस होगा एसिड में, और जब विलयन न्यूट्रल होगा, और पिंक हो जाएगा जब ये क्षार में जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? पिंक बोले तो, सॉरी अम्ल में डाला गया ना, तो ये रंगहीन हो जाएगा। धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर डैश गैस निकलती है। धावन सोडा बोले तो Na2CO3.10H2O, ये है सोडियम कार्बोनेट। और एक आपने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम है धातु। तो ध्यान में रखना, जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना तो जलती है ना ही जलने में यह सहायता करती है। और जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डैश अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। कौन सा अधातु है एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर यानी कि कक्षीय ताप पर तरल होती है? वो है ब्रोमीन। और धातु बोले तो पारा, मरकरी। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। सोडियम धातु, सोडियम और पोटेशियम ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं इनमें आग पकड़ लेता है। तो जो एयर है उसमें भी वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर के कांटेक्ट में अगर आप इसको हवा में छोड़ दो तो आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। सी हमारा राइट आंसर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कोई धात्विक तार है, कोई धातु का तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है V। तो इस दोनों में कौन है नियम जो संबंध बताता है? तो यह है ओम का नियम, V = I × R। यह है ओम का नियम। तो ओम का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम ये वाला जो फॉर्मूला देता है ये तब वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी ये सारी ही बातें सही है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो ये तार है, तार का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो विभवांतर है ये समानुपाती होगा करंट के। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, कुछ भी करोगे तो प्रतिरोध में भी अंतर आ जाएगा। अगर प्रतिरोध में अंतर आ गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ओम का नियम जब हम बोलते हैं तो साथ में ये भी बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। डैश में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? जो जंतु के अंदर कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी कवक में, जीवाणु में, पादप में, इन सब में मिलेगा। वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है ना V - U/T। तो ये क्या है? वेग में परिवर्तन है और ये पूरा वेग में परिवर्तन की दर है, तो ये त्वरण हो गया। वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये बल हो गया, संवेग हो गया, ये सारे के सारे सदिश राशि है। ये सारे के सारे सदिश राशि हैं। निम्न में कौन एक अस्थायी उत्तक नहीं है? अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक और सरल अस्थायी उत्तक। तो जाइलम और फ्लोएम ये जटिल अस्थायी उत्तक है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये सारे सरल अस्थायी उत्तक है। विभाज्य उत्तक हमारा आंसर हो जाएगा। विभाज्य उत्तक ये अस्थायी उत्तक नहीं है। जो विभाज्य उत्तक होते हैं इसकी कोशिकाएं विभाजित होती है। जो अस्थायी उत्तक होते हैं इसकी जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित नहीं होती है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ये लड़का सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, चढ़ करके किसी हाइट पे जाएगा। जब ये किसी हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो हमें यहां पर यही करना है mgh और बटे में t। अब यहां से देखो पावर बराबर m का मान 50, g का मान 10 लेना है, h हमें नहीं पता है, समय हमें 9 सेकंड दे रखा है, तो हमें यहां पर h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? टोटल 45 स्टेप्स वो चलता है और हर स्टेप की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी कि ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे वो 15 स्टेप्स चलते हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? एक स्टेप का 15 सेंटीमीटर, तो टोटल 45 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ये सेंटीमीटर में आएगा तो हम इसमें भाग लगाएंगे 100 से, क्योंकि हमें आंसर SI मात्रक में चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसको पुट करेंगे 50 गुने में 10 गुने में 15 गुने में 45 और 9 और गुने में ये 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त, 9 से ये 45 कैंसिल, 5 टाइम्स। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 गुने में 15 गुने में 5 तो 375 वाट हमारा राइट आंसर। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी, ऊर्जा हमें चाहिए यूनिट्स में चाहिए, यानी कि किलो वाट आवर में चाहिए। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। पावर हमें किलो वाट में चाहिए क्योंकि हमें किलो वाट आवर में आंसर चाहिए। पावर हमें किलो वाट में चाहिए लेकिन हमें सवाल में वाट में दे रखा है।
तो हम इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे 1000 से भाग लगा करके। अब ये हमारा किलोवाट आ चुका है। टाइम हमें आवर में चाहिए जो कि पहले से दे रखा है। 1 0 से ये 1 0 समाप्त हो जाएगा। 4 से ये 100 कटेगा 25 टाइम्स और 25 से ये 3 टाइम्स, 3 यूनिट्स हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? अभी मैंने आपको ये दिखाया था और कहा था ये याद कर लेना, उभयलिंगी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। वहां भी 3 आंसर सही थे, 1 आंसर गलत था। बोर्ड वाले ने उस गलत आंसर को सही माना था। यहां भी वही हाल है। हिबिस्कस, सूरजमुखी, सरसों ये सारे ही उभयलिंगी है। पपीता एक लिंगी है। बोर्ड वाले ने इसका आंसर डी दिया हुआ है। प्रूफ के तौर पर ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये देख लो आप। पुष्प, कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? हिबिस्कस, सूरजमुखी, सरसों ये सारे के सारे उभयलिंगी है। पपीता एक लिंगी है, लेकिन पपीता पे सही आंसर टिक किया गया है। तो आप ही बताओ इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? जिसने भी सवाल सेट किया हुआ है मुझे लगता है कि पपीता उसको ज्यादा पसंद है। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है एक दूसरे की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। बताना है कौन आंसर सही होगा। देखो प्रत्यास्थ संघट लिखा हुआ है। संघट मतलब टक्कर होता है। टक्कर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ, दूसरा अप्रत्यास्थ, यानी कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। कोई सा भी टक्कर हो जो संवेग होता है, संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कोई सा भी टक्कर हो संवेग हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। यहां भी संवेग कंजर्व रहेगा और यहां भी संवेग कंजर्व रहेगा। अगर संवेग के साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाए तो हो जाएगा ये प्रत्यास्थ संघट। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो ये हो जाएगा अप्रत्यास्थ टक्कर। तो यहां जो प्रत्यास्थ संघट लिखा हुआ है, यहां क्या होगा? संवेग भी संरक्षित होगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अब बोर्ड वाले ने इसका आंसर विपरीत दिशा दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, क्या सोचकर दिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैं यहां पर कोई भी आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पूरा सवाल नहीं है। सवाल में कुछ और भी पॉइंट्स होने चाहिए थे, कुछ और भी लाइंस होने चाहिए थे। जैसे कि टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद ये दोनों आपस में चिपक गए, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग स्पीड से गए, कुछ ये पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। मान लो ये सब नहीं भी पता लगा तो डेटा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था जिससे कि पता लगाया जा सके। अगर हमें नहीं भी बताया कि टकराने के बाद क्या होगा तो जो सवाल में जो डेटा दे रखे होते हैं उनसे ये पता लग जाता है कि टकराने के बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखो डेटा भी क्या होगा, दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग है, दोनों की जो स्पीड है वो भी अलग अलग है, तो यहाँ से कुछ क्लियर नहीं होता है। तो इस सवाल से आप बस ये चीज ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो संघट है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी टक्कर हो तो संवेग संरक्षित होगा। तो यहां भी क्या होगा, टक्कर किसी भी प्रकार का हो संवेग हमेशा संरक्षित रहने वाला है। अगर संवेग के साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो जाती है तो प्रत्यास्थ संघट होगा, अगर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है तो अप्रत्यास्थ संघट होगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे समूह 1 के तत्व है। समूह 1 के जो तत्व होते हैं उसके परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये है मेल सेक्स हार्मोन। इंसुलिन बनाता है पैनक्रियाज का बीटा सेल। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। थायरोक्सिन थायरोइड ग्लैंड बनाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है। हमसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है तो यहां पर आप 0 जब डालोगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो F = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसके लेंथ के हिसाब से। तो ध्यान में रखना कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की लेंथ अधिक होती है, उससे कम होती है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की, और उससे कम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की। तो जो इथेन है इसमें आपको केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा, जो एथीन है इसमें आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और जो इथाइन है इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो हमसे पूछा है कि बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा वाला पहले होगा, यानी कि इथाइन पहले होगा, तब इथेन, तब इथेन। सी हमारा राइट आंसर। यहां आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच, यहां आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, यहां आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। प्राणी वर्गीकरण का यानी कि जंतु वर्गीकरण का पद अनुक्रम निम्न में से कौन है? सही ऑर्डर आपको चूज करना है। तो मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कि जो प्रजातियां होती है, जातियां होती है, वो मिल करके वंश का निर्माण करते हैं, वंश मिल करके कुल का निर्माण करते हैं, कुल मिलकर के गण का निर्माण करते हैं, गण मिलकर के वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं, संघ मिलकर के जगत का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये संघ से नीचे वर्ग,
संघ से नीचे यानी कि फाइलम से नीचे वर्ग, वर्ग से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली से नीचे जीनस, जीनस से नीचे स्पीशीज। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक कैटायन है? कैटायन यानी जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। तो कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, माइनस चार्ज है, एनायन है। नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, माइनस चार्ज है। अमोनियम होता है NH4 प्लस, ये कैटायन है। सल्फेट होता है SO4 2 माइनस। सी हमारा राइट आंसर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 50 वॉट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, यहां से टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर हो जाएगा। एनर्जी है 1000 जूल, पावर है 50। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 20 सेकंड। डी हमारा राइट आंसर। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों प्रवर्तित होता है, जैसे डैश बीच वाले कान में। तो ये सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम बोर्ड वाले की गलती है या फिर जिसने भी टाइप किया हुआ है उसकी गलती है। तो थोड़ा सा ये ऑर्डर चेंज हो गया है शब्दों का। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कान के अंदर जो 3 हड्डियां होती है जो साउंड को एम्पलीफाई करती है वो कौन से हैं इसमें? देखो हमारे मिडिल ईयर में जो मध्य कर्ण है उसमें 3 हड्डियां होती है। 3 हड्डियां होती है, हैमर, एनविल, स्टडअप। हैमर, एनविल, स्टडअप, इन तीनों हड्डियों का काम क्या है? एम्पलीफाई करना, साउंड को एम्पलीफाई करना, यानी साउंड के लाउडनेस को इंक्रीज करना, प्रबलता को बढ़ाना, आयाम को बढ़ाना। हमारे पूरे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टडअप। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? कई बार बता चुका हूं, 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2O, 10 हमारा राइट आंसर। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आवर्त 3 के तत्व है। आवर्त में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ग्रुप नंबर 17 तक, साइज में क्या होता है? जो परमाणुओं का आकार है वो घटता चला जाता है। हमारा आंसर यहां पर एल्यूमिनियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का गुण नहीं है? द्विबीजपत्री पौधों का गुण नहीं है, तो ये अंतर है, आप ध्यान में रखना। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होगा, सिंपल। रूट में देख लो, जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है, जबकि द्विबीजपत्री में टैप रूट होता है, मुख्य जड़। एक बीजपत्री में जो लीव्स होते हैं उनमें समानांतर शिरा रचनाएं होती है और इस वाले में जालीदार शिरा रचनाएं होती है। हमसे द्विबीजपत्री का गुण नहीं है ये पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेशेदार जड़। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के 3 समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्लस है और सॉरी ये टाइम है और ये है प्लस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। विस्थापन और समय में ये संबंध को बताता है। तो विस्थापन के स्थान पर यहां पर स्थिति दे रखा है, तो स्थिति और समय हमारा राइट आंसर। स्थिति और वेग का संबंध ये वाला बताएगा, वेग और समय का संबंध ये वाला बताएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m का मान 20, v का मान 5, तो गुने में 5 हो जाएगा, ये 250 जूल। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ये वाली अभिक्रिया है, ये वाली रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया गया हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर धातु मिला और जल बना। देखो कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, अब छोड़ करके चला गया, सिंपली ऑक्सीजन बचा, तो इसका हो गया अपचयन। अपचयन बोल दो या फिर अवकरण बोल दो। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के यहां पर जुड़ गया तो इसका हो गया उपचयन। उपचयन बोल दो या फिर ऑक्सीकरण बोल दो। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ ये पूछा हुआ है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। और एक अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो उपचयन भी हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहां पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।